ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 107। शाम के साए तवील होते जा रहे थे। दरख्तों पर परिंदों की चहकारें थी। पिछले 1 घंटे में इस रास्ते पर से चंद घोड़ा गाड़ियों, चंद घुड़सवारों और एक अदस्या जीप के सिवा कोई सवारी नहीं गुजरी थी। हमारी निगाहें मगरब की तरफ लगी हुई थी, जहाँ किसी भी वक्त गिरदो गुबार उड़ सकता था। यह गिरदो गुबार जाट के काफिले की आमद का ऐलान होता। शाम गहरी होती गई, लेकिन काफिले के आसार नज़र नहीं आए। फ़रोज़ के लिए यह ताख़ीर बड़ी ताज्जुब खेज थी। फ़रोज़ को और उसके दोनों साथियों को मालूम था कि जाट के मामूल में कभी फ़र्क नहीं आता। पिछले 2-3 बरसों में शायद ही एक आध बार ऐसा हुआ कि वो मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचा हो। जब शाम का मलगजा तारीकी में बदल गया तो फ़रोज़ और उसके साथियों को अंदाज़ा होने लगा कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। फ़रोज़ मायूसी के आलम में बुड़बुड़ाया, इतनी देर तो पहले कभी ना ही हुई। इस दौरान में इसहाक भी रास्ता पार करके हमारी तरफ आ गया। वो भी मायूस था। उसने फ़रोज़ से मुखातब होकर कहा, गौर से सुनो, ढोल की आवाज़ आ रही है। फ़रोज़ ने भी हमतन मुतवज्जो होकर सुना। चंद लम्हे बाद हवा के दोष पर तैरती हुई मध्यम आवाज़ हमारी समातों तक पहुंची। ये ढोल नहीं था, गालबन कोई बहुत बड़ा नकारा था। एक खास रिदम से बजाया जा रहा था। इस आवाज़ को सुनने के बाद फ़रोज़ और उसके दोनों साथी बेदम से होकर ज़मीन पर बैठ गए। मैंने भी इनकी तलकीद की। क्या हुआ? मैंने फ़रोज़ से पूछा। वो हरामी किसी दूसरे रास्ते से होकर पगोडा पहुंच गया है। ये ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये उसकी पगोडा में आमद का ऐलान है। नकारे की दूर उफ्तादा थरथराहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। अंदाज़न ये कोई 2-2.5 मील के फासले से आ रही थी। फ़रोज़ और माजिद आपस में झगड़ना शुरू हो गए। माजिद का ख्याल था कि उन्होंने यहाँ घात लगाकर गलती की है। इन्हें करीबन 1 मील पीछे घात लगानी चाहिए थी, जहाँ से दुराहा फूटता था। फ़रोज़ तड़क कर बोला, मगर वहाँ कौन सी जगह थी छुपने वाली? खुले मैदान में बैठते तो अब तक धर लिए गए होते। इससे पहले कि फ़रोज़ और माजिद का यह तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता, एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। ये घोड़े की हिनहनाहट थी और हमारे अकब से उभरी थी। फिर एक साथ कई ऐसी और आवाज़ें उभरी। मेरा ख्याल है ये हुक्म जी के गार्ड हैं, फ़रोज़ ने सरसराती आवाज़ में कहा। राइफलें छुपा दो। इसहाक ने फ़ौरन तजवीज़ पेश की और अपनी राइफल खुश्क पत्तों के एक ढेर में घुसेड़ दी। फ़रोज़ और मैंने भी इसकी तलकीद की। माजिद की राइफल पहले ही जंगली घास में पड़ी थी और तारीकी के सबब निगाहों से मुकम्मल तौर पर ओझल थी। हैंड ग्रेनेड और गोलियों वाला थैला भी वहीं था। हम 4 पहियों वाली खस्ता हाल घोड़ा गाड़ी के गिर्द जमा हो गए। अंदाज ऐसा ही था जैसे घोड़ा गाड़ी को काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चंद ही सेकंड बाद 14-15 घुड़सवार मुहाफ़िज़ मौका पर आन मौजूद हुए। ये सब बावर्दी और मुसल्लह थे। कौन हो तुम? एक फरबा जिस्म के शराबी घुड़सवार ने बारोब लहजे में पूछा। ठाकर केदारनाथ के मुलाजिम हैं जी, इस गाड़ी को ठीक कर रहे थे। फ़रोज़ ने पता नहीं किस ठाकर का नाम लिया था कि गार्ड के कड़े तेवर ज़रा नरमी अख्तियार कर गए। ये किसकी गाड़ी है? इंचार्ज गार्ड ने शराबी लहजे में पूछा। ठाकर साहब के एक दोस्त किशोरी लाल जी की थी, अरसे से यहाँ ख़राब पड़ी है जी। हमने इनसे मांग ली है, सुबह से उसे ठीक कर रहे हैं। अब अंधेरा हो गया है, अब कल आवेंगे, फ़रोज़ ने मस्कीन लहजे में कहा। अंदाज़ा हुआ कि फरबा नाम शराबी इंचार्ज फ़रोज़ के जवाब से काफ़ी हद तक मुतमिन हो गया है। वो अपने 7-8 साथियों के हमरा आगे बढ़ गया। बाकी 5-6 मुहाफ़िज़ वहीं मौजूद रहे। वो अपने घोड़ों को एक बारशी गड्ढे में से पानी पिलाने लगे। एक
दराज का गार्ड यूं ही घूम फिर कर 4 पहियों वाली मरम्मत तलब घोड़ा गाड़ी का जायजा लेने लगा। उसके हाथ में टारिक थी जिसकी रोशनी वो बेपरवाही से गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में डाल रहा था। गाड़ी पर लगी हुई एक जंग आलूद प्लेट देखकर वो चौंका। उसने टार्च का रोशन दायरा प्लेट पर मरकूज किया, फिर फरोज से मुखातब होकर बोला, तुम कैसे कहवत हो? ये ठाकर केदारनाथ के दोस्त की गाड़ी है। यही वक्त था जब एक गार्ड ने चलाकर कहा, यहाँ गड़बड़ है जी, मैंने इसे पहचान लिया, ये फरोज जी है, हुक्म जी का मुलाजम। इसके साथ ही चलाने वाले ने अपनी टार्च का रोशन दायरा फरोज के चेहरे पर मरकूज कर दिया। दराज कद गार्ड भी ठठक गया। उसके साथ ही 3-4 राइफलें हमारी तरफ उठ गई। इनमें दराज कद गार्ड की अपनी राइफल भी शामिल थी। वो बाकी गार्ड में से सीनियर लगता था। वो 2 कदम पीछे हटा और अपनी जदीद राइफल को हरकत देते हुए बोला, खबरदार, अपने हाथ ऊपर उठा लो, जल्दी करो। फरोज और माजिद ने हाथ ऊपर उठा लिए। चंद लम्हे बाद मैंने और इसहाक ने भी तलकीद की। कम अज कम 3 टार्चों के रोशन दायरे हमारे चेहरों पर पड़ रहे थे। गार्ड की उंगलियां राइफलों के ट्रैगर पर थी। इस शदीद तनाव की कैफियत में किसी भी लम्हे कुछ हो सकता था और मुझे पता था कुछ न कुछ ज़रूर होगा। हमारे दरमियान तय था कि फंस जाने की सूरत में हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। फिलहाल हम फंस गए थे। ज़मीन पर लेट जाओ ऊंधे, जल्दी करो। दराज का ताड़ा। पहले माजिद लेटा, फिर फरोज और आखिर में मैं और इसहाक। हमने अपने 4 हाथ दोनों तरफ फैला लिए थे। लेटते हुए मैं थोड़ा सा बाएं तरफ हो गया था। ऐसा करने से मैं अपनी इस राइफल के करीब तर हो गया था जो खुश्क पत्तों के ढेर के नीचे छुपी हुई थी। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि मेरे हाथ राइफल के तकरीबन ऊपर थे। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था कि मैं राइफल उठाऊं और कुछ कर गुजरूं। ऐसा काम करने के लिए जिस किस्म की हिम्मत दरकार थी वो आज मैं अपने अंदर मौजूद पा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं ये कर गुजरूंगा और अगर ना कर सका तो क्या होगा? वही कुछ होगा जिसके लिए मैं पहले से तैयार था, तख्त या तख्ता। मैंने जर्द नरम पत्तों के नीचे राइफल की सख्ती को महसूस किया। दराज कद गार्ड गालियां बक रहा था। वो राइफल सूंघते हुए आगे बढ़ा। गालबन वो हमारी जामा तलाशी लेना चाह रहा था। खदशा था कि मेरे लिबास में कोई जदीद हथियार वगैरह होगा। उसे मालूम नहीं था कि मुझे ओहदे लेटने का हुक्म देकर वो खुद मुझे मेरे हथियार के करीब पहुंचा चुका है। वो सामने की तरफ से आ रहा था। अभी वो मुझसे 5-6 कदम दूर था कि मैंने पत्तों के ढेर में छुपी हुई राइफल निकाली। उसका सेफ्टी केज पहले से हटा हुआ था। मैंने राइफल सीधी की। एक लख्त के लिए दराज का गार्ड पत्थर का बुत बना खड़ा रह गया। राइफल ने धमाके से शोला उगला। गोली दराज का गार्ड के सीने पर कहीं लगी, उछलकर कांटेदार झाड़ियों में गिरा। मैंने दूसरा फायर उस शख्स पर किया जो पीछे हटते हुए अपनी बेकाल राइफल सीधी कर रहा था। मेरा पहला फायर खाली गया। बदे मुकाबले ने गोली चलाई जो मेरे सर के बालों को छूती हुई अकब में दरख्त के तने पर लगी। मैंने तीसरी बार टैगर दबाया। इस मरतबा गोली ने मध्य मुकाबल को जख्मी किया। वो पेट पकड़कर झुकता चला गया। इसकी कराह दर्दनाक थी। इसी सलाह में इसहाक और माजिद फरोज भी पत्तों से राइफलें निकाल चुके थे। माजिद को तो फायर करने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले वो राइफल को पूरी तरह अपने हाथों में ले सकता। 12 बोर की एक गोली उसके जबड़े और सर को चीरती हुई निकल गई। ताहम मैं, इसहाक और फरोज दरख्तों के पीछे पनाह लेने में कामयाब हुए। गार्ड भी मुख्तलिफ दरख्तों के हक़ में पनाह ले चुके थे। इनमें से 2 ने खस्ता हाल घोड़ा गाड़ी के पीछे पोजीशन ली थी। तकरीबन 1 मिनट तक आधा धुंध फायरिंग हुई। धमाके से जंगल गूंज उठा। तरीकी में हर तरफ शोले लपकते नजर आए। ये शोले मखसूस आवाज़ों के साथ दरख्तों के तनों में प्रवेश हो रहे थे, शाखों से टकरा रहे थे। मैं एक तनावर दरख्त की ओट में था। मैं लड़ाई के दावपेच से ज़्यादा वाकिफ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर की हैजानी कफियत मुझे रास्ता दिखा रही थी। मैंने तनावर दरख्त की ओट में छोड़ी और तेज से भागकर बारिशी गड्ढे में कूद गया। ऐसा करने से मैं इन 2 अफराद को टारगेट बनाने में कामयाब हो गया जो घोड़ा गाड़ी के अकब से गोली चला रहे थे। मेरी फायरिंग से इनमें से एक शदीद जख्मी होकर गिरा और दूसरा पसपा होकर तारीकी में ओझल हो गया। शाबाश महरोज, फरोज की पुरजोश आवाज़ मेरे कानों से टकराई। इस दौरान में इसहाक भी अपनी पोजीशन तब्दील करके कुछ आगे जा चुका था। उसकी राइफल ब्रस्ट पर सेट थी।
اس کے چلائے ہوئے 2-3 برسٹ نے گارڈ میں کھلبلی مچا دی۔ ہم نے انہیں تاریکی میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ان کو بھاگتے دیکھ کر ہمارے حوصلے سوا ہوئے۔ مار دو حرامزادوں کے ساتھ کی للکارتی آواز تاریکی میں گونجی۔ ہم نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر جارج گورا کے رکھوالوں پر گولیاں چلائیں اور اس فائرنگ سے ایک اور گارڈ نشانہ بنا، باقی تاریکی میں اوجھل ہو گیا۔ بارچی گڑھے میں کودنے سے میں سینے تک بھیگ چکا تھا۔ مجھے گڑھے کے پاس ہی ایک گارڈ کی ٹارچ پڑی نظر آئی۔ میں نے ٹارچ اٹھا کر روشن کی۔ ہمارا ساتھی ماجد اپنا عہد نبھا چکا تھا۔ وہ پہلو کے بل کچی زمین پر پڑا تھا۔ اس کے سر کے آس پاس خون کا ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ اسحاق نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ساتھی کا ماتھا چوما اور گلوگیر آواز میں بولا، گھبرا مت، آج ہم جارج کو مار دیویں گے یا خود بھی تیرے پاس پہنچ جائیں گے۔ شوق منانے کا وقت نہیں تھا۔ یہاں تقریباً 2 منٹ تک لگاتار فائرنگ ہوئی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں ان گارڈ کے باقی ساتھیوں کو بھی کسی وقت یہاں کھینچ سکتی تھی۔ یقیناً وہ بھی یہیں کہیں درختوں میں گشت کر رہے تھے۔ جس گارڈ پر میں نے پہلی گولی چلائی تھی وہ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ اس کا لمبا جسم کسی گھڑیال کی طرح جھاڑیوں میں مردہ پڑا تھا۔ جس گارڈ کے پیٹ میں گولی لگی تھی وہ شدید زخمی حالت میں تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے گارڈ کی لاش بھی جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ اس گارڈ کی رائفل اور گولیوں والی بیلٹ فروز نے اٹھا لی۔ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہ ہی ٹھہرنا چاہیے، وہ تیزی سے بولا۔